हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय चैनल विजय नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उसकी जो एमसीक्यू सीरीज है उसकी क्लास 9th के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज का फर्स्ट एमसीक्यू है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, यानी जो फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सुसूत्रा, एंड सेकेंड ऑप्शन आपका हिपोक्रेट, एंड सी ऑप्शन आपका चरक, एंड डी ऑप्शन आपका धन्वंतरी। तो डियर्स, इसका जो राइट आंसर है वह आपका हिपोक्रेट, यानी जो आपका हिपोक्रेट है इनको ही आपका फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हु इज नोन एज फादर ऑफ सर्जरी, यानी जो फादर ऑफ सर्जरी है वो किसको बोला जाता है। सुसूत्रा, हिपोक्रेट, चरक और धन्वंतरी। तो डियर्स, का जो राइट आंसर है वो आपका सुसूत्रा, यानी जो सुसूत्रा है इनको ही हमारा फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है। फॉलोइंग आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। तो डिहाइड्रेशन हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो आपका डिहाइड्रेशन का क्लिनिकल फीचर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका पॉलीयूरिया। तो डिहाइड्रेशन पॉलीयूरिया मीनिंग होता है आपका एक्सेसिव यूरिनेशन, एंड सेकंड आपका संकन आई, एंड सी आपका ड्राई स्किन, एंड डी ऑप्शन आपका हाइपोटेंशन। तो डिहाइड्रेशन जो आपका डिहाइड्रेशन होता है इसमें हमारा संकन आई देखने के लिए मिलता है, ड्राई स्किन रहती है और आपका हाइपोटेंशन की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। लेकिन इस कंडीशन में हमको जो पॉलीयूरिया है इसकी कंडीशन देखने के लिए नहीं मिलती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका पॉलीयूरिया। नेक्स्ट आपका, द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ स्किन इज, यानी ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो आपके स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मिलानिन, एंड सेकेंड आपका कैरोटीन, एंड सी आपका रेड पिगमेंट, एंड डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव। तो डिएसेंस का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मिलानिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ स्किन। नेक्स्ट आपका, ऑल आर द रिस्पेक्टर फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक्सेप्ट, यानी हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपके 3 ऑप्शंस तो ऐसे हैं जो आपके पल्मोनरी एम्बोलिज्म के रिस्पेक्टर हैं, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्पेक्टर नहीं है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है ओबेसिटी। डिएसन जो आपका ओबेसिटी है ये आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्पेक्टर रहता है। प्रोलॉन्ग इमोलाइजेशन भी हमारा जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है इसका एक रिस्पेक्टर है, और प्रेगनेंसी भी हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म का एक रिस्पेक्टर है। लेकिन जो आपका एनीमिया है ये आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्पेक्टर नहीं है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज। तो डिएसन जो हमारा एपिडर्मिस है इसकी जो इनरमोस्ट लेयर है उसका नाम क्या है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका स्टार्टम कॉर्नियम, एंड बी ऑप्शन आपका स्टार्टम लूसिडम, सी है आपका स्टार्टम ग्रेनुलोसम, एंड लास्ट डी ऑप्शन आपका स्टार्टम जर्मिनेटिव। तो डिएसएस का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी स्टार्टम जर्मिनेटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। तो डिएसएस में बात करें एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस हमारे 5 लेयर से मिलकर बनता है। तो जिसकी फर्स्ट लेयर होती है उसको हम आपका स्टार्टम कॉरियम बोलते हैं, जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, एंड सेकेंड जो लेयर होती है वो आपका स्टार्टम लूसिडम होती है, एंड जो थर्ड वाली लेयर है उसको हम आपका स्टार्टम ग्रेनुलोसम बोलते हैं, एंड जो फोर्थ लेयर होती है हमारी एपिडर्मिस की वो आपकी स्टार्टम स्पाइनोसम है, एंड जो फिफ्थ लास्ट जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम आपका स्टार्टम बेसल या आपका स्टार्टम जर्मिनेटिव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका, इन फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी जो हमारे ऑप्शंस दिए गए इसमें से आपके बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है। फर्स्ट आपका ब्रेन, एंड सेकेंड आपका स्किन, एंड सी है आपका लीवर, एंड डी ऑप्शन आपका किडनी। तो डियर्स, ये जो एमसीक्यू मोस्ट कॉमन है इसका इजी आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। नेक्स्ट आपका, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी जो आपका ब्रेन है इसके कौन से पार्ट में हमारा जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट ए ऑप्शन आपका थैलेमस, बी आपका हाइपोथैलेमस, एंड सी आपका मेडुला ऑब्लंगेटा, एंड डी है आपका सेरिबेलम। तो डिएसेंस का जो राइट आंसर है वो आपका हाइपोथैलेमस, यानी जो आपका टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर होता है वो हमारा हाइपोथैलेमस होता है। वेजोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन कॉज, यानी जो हमारे ब्लड वेसल्स का जो वेजोडाइलेशन होता है तो ये हमारा क्या कॉज करता है। तो इसके थ्रू हमारा क्या हीट लॉस होगा, एंड हीट प्रोडक्शन, नो इफेक्ट ऑन हीट लॉस एंड प्रोडक्शन, एंड हाइपरटेंशन। तो डिएसेंस के हम एम्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जब भी हमारा वेजोडाइलेशन होता है तो ये हमारा हीट प्रोडक्शन नहीं करता है। इसके अलावा हम बात करें हीट लॉस और प्रोडक्शन, ये दोनों में इफेक्ट नहीं करेगा, नहीं ऐसा नहीं होता, इसमें एक में तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। हाइपरटेंशन ये हमारा कॉज नहीं करता। तो जब भी हमारा वेजोडाइलेशन होता है तो इसके थ्रू हमेशा हमारा हीट लॉस होता है।
नेक्स्ट एमसीक्यू है, एपिडर्मिस इज थिकेस्ट ऑन द एल्बो, पाम ऑन द हैंड, फिंगर्स एंड हेड। यानी जो आपका एपिडर्मिस है वो हमारे कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा थिकेस्ट रहेगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, पाम ऑन द हैंड। यानी जो आपके हैंड में पाम होता है, यहाँ पर को जो एपिडर्मिस होती है सबसे ज़्यादा थिकेस्ट रहती है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड लेयर्स आर फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स। यानी जो हमारे सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं, इसमें जो आपके फॉस्फोलिपिड जो लेयर्स होती हैं वो नंबर में कितने रहते हैं? तो ऑप्शन से आपका 2 रहती हैं, 4 या 3 या 1। तो डीएसएस का जो राइट आंसर है वो आपका 2। जो आपकी फॉस्फोलिपिड होती है, ये हमारे बाई लेयर्स होती हैं, तो ये हमारे 2 प्रेजेंट रहती हैं। और डीएसएन जो आपका फॉस्फोलिपिड होता है, इसमें जो इसका टेल होता है वो आपका हाइड्रोफोबिक रहता है, और जो आपका इसका हेड रहता है वो आपका हाइड्रोफिलिक रहता है। इन फॉलोइंग विच कार्टिलेज एक्ट एज अ लीड। जैसे हमारे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से ऐसी कौन सी कार्टिलेज है जो आपका एज अ लीड यानी जो ढक्कन होता है उसकी तरह आपका वर्क करता है? फर्स्ट है आपका कैरिकोइड कार्टिलेज, एंड बी ऑप्शन है आपका थायराइड, एंड सी आपका एरिटोनिड, एंड डी ऑप्शन है आपका एपिग्लोटिस। तो डीएसएस का जो राइट आंसर है वो आपका एपिग्लोटिस। तो डीएसएस जो आपका एपिग्लोटिस होता है वो एज अ लीड हमारा काम करता है। जो हमारे ट्रैकिया यानी जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, वहाँ पर कोई फूड या जो फ्लूइड होता है उसको एंटर होने से प्रोटेक्ट करता है। तो डीएसएस जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ये सारे के सारे हमारे जो लैरिंक्स के कार्टिलेज है। तो डीएसएस हम बात करते हैं जो लैरिंक्स के कार्टिलेज के बारे में। तो डीएसएस जो हमारे लैरिंक्स में जो कार्टिलेज होते हैं टोटल हमारे 9% रहते हैं, जिसमें से आपके 3 अनपेयर्ड रहेंगे और आपके 3 पेयर्ड कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं जो आपके अनपेयर्ड कार्टिलेज है उसके बारे में। तो जो फर्स्ट जो आपका अनपेयर्ड कार्टिलेज है वो आपका थायराइड कार्टिलेज होता है, एंड सेकंड बात करें कैरिकोइड कार्टिलेज, एंड थर्ड आपका एपिग्लोटिस कार्टिलेज। तो ये नंबर हमारे 3 होते हैं जो हमारे अनपेयर रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेयर्ड कार्टिलेज के बारे में। तो ये हमारे 3 प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट आपका एरिटोनिड कार्टिलेज, एंड सेकंड आपका कॉनिकुलेट कार्टिलेज, एंड थर्ड आपका क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो ये हमारे पेयर में रहते हैं, तो इसको काउंट करेंगे तो 6 एंड 3, तो ये हमारे टोटल 9 कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं हमारे लैरिंक्स में। द स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड इज नॉन एज। यानी जो आपका वोकल कॉर्ड है इसके बीच का जो स्पेस है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो फर्स्ट ए ऑप्शन है आपका एपिग्लोटिस, बी आपका ग्लोटिस, एंड सी आपका एडम्स एप्पल, एंड डी आपका वर्मिक्स। तो डीएसएस का जो राइट आंसर है ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन डी ग्लोटिस। तो डीएसएस हमारा ग्लोटिस होता है, ये हमारे जो वोकल कॉर्ड होता है इसके बीच का ही एक स्पेस होता है। नेक्स्ट आपका मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर इज। यानी जो आपका बॉडी टेम्परेचर है इसको मेजर करने का आपका जो मोस्ट रिलायबल मेथड है वो कौन सा है? फर्स्ट आपका ओरल, सेकंड आपका एक्सिलरी, एंड सी आपका रेक्टल, एंड डी ऑप्शन आपका एल्बो। तो इसका राइट आंसर है वो आपका रेक्टल टेम्परेचर इज मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट है नी चेस्ट पोजिशन इज ऑल्सो नॉन एज। यानी जो आपकी नी चेस्ट पोजिशन है इसको हम अदर किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट ए ऑप्शन आपका लेफ्ट लेटरल पोजीशन, बी आपका लिथोटोमी पोजीशन, एंड सी ऑप्शन आपका गैन्यूपेक्टोरियल पोजीशन, एंड डी ऑप्शन आपका फॉलोअर पोजीशन। तो डीएसएस का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी गैन्यूपेक्टोरियल पोजीशन इज ऑल्सो नॉन एज नी चेस्ट पोजीशन। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो लेटरल पोजीशन है इसके अदर नेम के बारे में। तो डीएसएस जो लेटरल पोजीशन है इसको हम लेफ्ट लेटरल डेक्यूपिटस पोजीशन या आपका लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंडेंट पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। और हम बात करें फॉलोअर पोजीशन के बारे में, तो डीएसएस फॉलोअर पोजीशन होती है इसको आपका सेमी सिटिंग पोजीशन के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट आपका इन फॉलोइंग विच इज द फर्स्ट साइन ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर। जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें आपका जो टेस्टिकुलर कैंसर है उसका फर्स्ट साइन कौन सा होगा? फर्स्ट आपका पेन इन ग्रोइन, एंड बी ऑप्शन आपका पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ द टेस्टिस, एंड सी ऑप्शन आपका हिमेचूरिया, एंड डी ऑप्शन आपका डिसयूरिया। तो डीएसएस का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ द टेस्टिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ द टेस्टिकुलर कैंसर। नेक्स्ट आपका द कैरियर स्टेज ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इज ऑफ 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ या लाइफ लॉन्ग। तो डीएसएन जो आपका हेपेटाइटिस बी वायरस है इसका जो कैरियर स्टेज है हमारे ब्लड में कब तक रहता है? तो इसके हमारे ऑप्शन ये हैं 3 मंथ रहेगा या 6 मंथ या 9 मंथ या लाइफ लॉन्ग। तो डीएसएन का जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन डी। जो आपका हेपेटाइटिस बी का जो कैरियर स्टेज होता है हमारे लाइफ लॉन्ग हमारे बॉडी में रहता है। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी।
तो डीएसएन हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें ये ड्रग्स होती हैं सारे के सारे हमारे मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए आपका यूज़ होता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि जो आपका प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में कौन सी जो मलेरिया की ड्रग होती है वो आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन आपका क्लोरोक्वीन, एंड बी आपका प्रिमाक्वीन, एंड सी ऑप्शन का क्वेनिन, एंड डी ऑप्शन आपका सल्फेडोक्सिन एंड पैरीमेथामाइन। तो डीएसएन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी प्रिमाक्वीन, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल रिस्क ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया इन द फीटस। डीएसएन अगर हम प्रेगनेंसी के टाइम पर जो प्रिमाक्वीन जो ड्रग होती है वो हमारे प्रेग्नेंट फीमेल को देते हैं, तो इससे जो आपका जो फीटस होता है उसमें जो हीमोलाइटिक एनीमिया होता है इसके डेवलप होने का हमारा रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए जो ये ड्रग है हमारा प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। नेक्स्ट आपका एथिकल डायलेमास कैन बी बेस्ट सॉल्व बाई, यानी जो हमारे एथिकल डायलेमास होते हैं ये आपका बेस्ट किसके थ्रू आपका सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट ए ऑप्शन आपका क्या रिलेशनशिप के थ्रू इसको सॉल्व किया जा सकता है, बी ऑप्शन है क्या एथिकल प्रिंसिपल के थ्रू इसको सॉल्व किया जा सकता है, सी ऑप्शन आपका क्या होम केयर नर्स के थ्रू आपका इसको सॉल्व किया जा सकता है, या डी ऑप्शन है आप कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज क्या इसके थ्रू इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो डीएसएन जो हमारा एथिकल डायलेमास होते हैं ये हमारे जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं नर्सेज के लिए, यानी जो डी ऑप्शन है इसका राइट है, इसके थ्रू इसको सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका आज जर्की पल्स विद फुल एक्सपेंशन एंड सडन कोलैप्सिस। मानो कोई पेशेंट है उसमें आपकी जर्की पल्स देखने को मिली जिसमें जो उसकी पल्स रेट है वो सडनली आपकी हाई हो रही है और कुछ टाइम बाद सडनली वो आपकी डिक्रीज भी हो जा रही है। तो इस पल्स को हम किस नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ए ऑप्शन आपका कोलैप्सिंग पल्स, सेकेंड आपका कोरिगन पल्स, एंड सी ऑप्शन आपका रनिंग पल्स, एंड डी आपका बाउंडिंग पल्स। तो डीएसएन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, इसको हम आपका कोरिगन पल्स के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ क्लासिकल क्लिनिकल साइन सीन इन ओरोटिक रिगर्जिटेशन। तो डीएसएन जो आपका कोरिगन जो पल्स होती है हमारे जो ओरोटिक जो रिगर्जिटेशन वाले पेशेंट होते हैं उसका एक क्लासिकल क्लिनिकल साइन होता है। और डीएसएन जो हमारा कोरिगन पल्स है इसके अदर नेम के बारे में बात करें तो इसको हम आपका वाटर हैमर पल्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका टू करेक्टली पाल्पेट द पेशेंट स्किन फॉर टेम्परेचर डिटर्मिनेशन अ नर्स विल यूज द। तो डीएसएन एक नर्स है उसको एक पेशेंट का स्किन का टेम्परेचर पाल्पेशन के थ्रू मेजर करना है। तो उसके लिए जो नर्स है वो फर्स्टली हमारा क्या यूज़ करती है, बेस ऑफ हैंड, क्या हैंड का जो बेस है वो पाल्पेट करके आपका टेम्परेचर मेजर करेगी, या आपका हैंड का फिंगर टिप यूज़ करेगी, या हैंड का डॉर्सल सरफेस यूज़ करेंगी, या आपका हैंड का पाम वाला जो सरफेस है उसको पाल्पेट करके टेम्परेचर डिटरमाइन करेंगे। तो इसका राइट आंसर है डॉर्सल सरफेस ऑफ हैंड्स, यानी जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका द पोजीशन यूज टू असिस एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट इज, यानी जो आपका हिप जॉइंट है इसके एक्सटेंशन को असिस करने के लिए हम कौन सी पोजीशन यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ए ऑप्शन आपका सुपाइन पोजीशन यूज़ करेंगे, या बी ऑप्शन है प्रोन पोजीशन, सी ऑप्शन आपका सिटिंग पोजीशन, या डी है आपका डॉर्सल रिकम्बाइंड पोजीशन। तो डीएसएन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, जो आपका हिप जॉइंट है इसके एक्सटेंशन को असिस करने के लिए हम प्रोन पोजीशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड कंटेनिंग सिट्रेट कॉज, यानी जो हमारा स्टोर्ड ब्लड है जिसमें आपका सिट्रेट रहता है इसको जब हम रैपिड एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में तो ये क्या कॉज करेगा। तो फर्स्ट है आपका हाइपोकैलीमिया, एंड बी ऑप्शन आपका हाइपरकैलीमिया, एंड सी आपका हाइपोकैल्सीमिया, एंड डी ऑप्शन आपका हाइपर कैल्सीमिया। तो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी। तो डीएसएन जब भी हमारा जो सिट्रेट वाला जो कंटेनिंग ब्लड होता है उसको हम रैपिडली एडमिनिस्टर करते हैं तो आपका हाइपोकैल्शियम डेवलप हो जाता है। स्टोर्ड ब्लड कंटेन्स सिट्रेट विच इज़ यूज्ड एज एंटी कोगुलेंट। तो डीएसएन जो आपका स्टोर्ड ब्लड होता है जिसमें आपका सिट्रेट रहता है यह एज अ एंटी कोगुलेंट हमारा काम करता है। ड्यूरिंग रैपिड ट्रांसफ्यूजन सिट्रेट एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम क्विकली एंड बाइंड्स कैल्शियम। और डीएसएन जब इसका हमारा रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है तो सिट्रेट हमारा जो ब्लड स्ट्रीम होता है इसमें आपका क्विकली आपका एंटर हो जाता है और जो हमारा कैल्शियम होता है इसको बाइंड करता है एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ आयोनाइज्ड कैल्शियम, जिससे हमारा जो आयोनाइज जो कैल्शियम होता है इसका लेवल हमारा रिड्यूस हो जाता है। देयरफॉर रैपिड सिट्रेट लोड कॉज हाइपोकैल्सीमिया, जिससे आपका जो रैपिड सिट्रेट हमारा एडमिनिस्टर किया जाता है ये हमारा हाइपो जो कैल्सीमिया है इसको डेवलप कर देता है। नेक्स्ट है अननेसेसरी सेफ्टी प्रिकॉशन व्हेन एम्बुलेटिंग अ पेशेंट इज टू। जब भी हम कोई पेशेंट को आपका एम्बुलेट करते हैं तो आपके कौन से नेसेसरी जो आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस है। तो फर्स्ट आपका हैव फैमिली मेम्बर, एंड सेकंड आपका हैव पेशेंट वेयर वेल फिटेड शूज़, पेशेंट है और उसने आपके वेल फिटेड अपने शूज़ पहने हुए हैं, एंड हैव एटलीस्ट 2 पर्सन, कि आपके पास 2 पर्सन होने चाहिए, एंड डी ऑप्शन आपका नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हैव पेशेंट वेयर वेल फिटेड शूज़।